हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूपी टेट का देख रहे थे, जो कि वैसे हम लोग ये अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि ईवीएस का हम लोग कर रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये। तो दोस्तों, इस चलिए हम लोग देखते हैं, इससे एनालिसिस करेंगे हम लोग कि यूपी टेट में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, और यह जरूरी भी है कि हम लोग प्रश्न को देखें, ठीक ना। तो इससे बेनिफिट मिलती है हमें यूपी टेट में, और ऐसे हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कितने क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि रिपीट होते हैं, तो मैक्सिमम बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग जानते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला में स्थित है, जो कि यह बाघों के संरक्षण और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह उत्तर प्रदेश में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप इसको बताते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, गोविंद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है हमारे कहाँ पे उत्तराखंड में है, ठीक ना। और टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक ना, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, महानदी पे, गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर, सतलज नदी पे। तो मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है, तो मैटूर बांध का निर्माण हुआ है जो कि कावेरी नदी पे हुआ है, ठीक ना। यह कावेरी नदी पे हुआ है मैटूर बांध का निर्माण, आप लोग इसको जानते रहेगा। और यह कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में यह हुआ है इसका निर्माण। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, एशिया में और उत्तर अमेरिका में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है, आपको यह बताना है। तो यह स्थित है हमारा जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो कि यह जो ऑस्ट्रेलिया की यह भूमि की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ये आप लोग इसको याद रखिएगा। और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला भी ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसमें जो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है, मीडोज कहा जाता है, टैंगा कहा जाता है, टुंड्रा कहा जाता है, स्टॉपीज कहा जाता है, जिसे स्टेपीज भी कहा जाता है। स्टेपीज याद रखिएगा, स्टेपीज भी कहा जाता है। तो इसी को स्टॉपीज को ही क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए जो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है उसे ही क्या कहा जाता है, तो स्टेपीज कहा जाता है, स्टॉपीज कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा यह सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है, माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो। एकांकागुआ जो होता है यह इसी का नाम है, ठीक ना। आप लोग इसको एक एनकोंकागुआ लिखा है यहाँ पे, तो इसी को एकांकागुआ कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यह आपको बताना है। इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, यही है जो कि यह दक्षिण अमेरिका में के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की ऊंची चोटी है। पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका के, ठीक ना,
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो निम्न में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, जेलिस फिश में पाया जाता है और साइकान में पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है यह आपको बताना है। तो देखिए, यह जो क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ रहा है आपसे कौन है? सारस, मोर, गौरैया, तोता। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है आपको बताना है। तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, ठीक ना, बारहसिंगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, सिंह बारहसिंगा है, ठीक ना, बारहसिंगा है। और राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। क्या है? अशोक का पेड़ है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष या पशु और पक्षी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और राजकीय पुष्प क्या होता है? पलाश, ब्रह्म कमल होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें सारस। आप लोग सुने होंगे अभी जो चर्चा में बना हुआ था, सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, पैराथॉर्मोन, प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो कौन सा हार्मोन है, तो यह हार्मोन है पैराथॉर्मोन, ठीक ना, पैराथॉर्मोन ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, जो कि कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? किलोमीटर में, डाप्सन इकाई में, फैदम में, प्रकाश वर्ष में। तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है यह आपको बताना है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डाप्सन में मापी जाती है, ठीक ना। किसमें मापी जाती है? डाप्सन में मापी जाती है। और जो फैदोमीटर है यह गहराई को मापता है। किसको नापता है? गहराई को मापता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा वह एक फैदम होता है। एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, 6 फीट, ठीक ना, 6 फीट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। ऑप्शन जो इसमें हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में स्थित होते हैं। गेहूं की, धान की, दलहन की, उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में स्थित होते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो नाइट्रोजन की स्थिरता जो होती है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो दलहन के पौधों में पाई जाती है, ठीक ना। दलहन के पौधों में जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मसूर हुआ, यह इन सबों के जड़ों में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? कौन सा खाने योग्य कवक है? एगेरिक्स, पॉक्सिनिया, म्यूकर और राइजोपस। तो इसमें से कौन सा खाने योग्य कवक है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो खाने योग्य कवक जो होता है एगेरिकस होता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव जो पौधे पाए जाते हैं हिमालय, सुंदरवन, रेगिस्तान, वर्षा वन। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यह सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन जो होता है वह मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे, जो कि भारत में विश्व के कुछ प्रसिद्ध मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कि सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो सुंदरवन है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो इसमें से किसकी संरचना त्रिगुणित है? मूलांकुर की, बीजपत्र की, प्रांकुर की, भ्रूण कोश की। तो आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह जो होता है पौधा, यह भ्रूण कोश में होता है त्रिगुणी, ठीक है, भ्रूण कोश में होता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाए जाते हैं? भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाए जाते हैं, आपको बताना है। ब्रेस्केसी, मालवेसी, एस्टेरिसो और सोलेनेसी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, भित्ति लग्न और बीजांड न्यास पाए जाते हैं, तो यह ब्रेस्केसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, मैलिक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वह एथिल अल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है, एथिल एल्कोहल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, डी.के. कर्वे, महादेवी गोविंद नडारे और केशव चंद्र सेन। इसमें से आपको बताना 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह किसने किया था? तो डी.के. कर्वे किए थे, जो कि 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ठीक ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। जो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से। तो यह आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जो संबंधित है वह भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। जो उसमें पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा जो निकाली जाती है तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा उसमें निकाली जाती है। ऑप्शन जो इसमें सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला जो किस नदी के तट पर लगता है? क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। तो नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, जो नासिक में मेला लगता है वह गोदावरी नदी के तट पर लगता है, ठीक ना, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और उज्जैन में जो लगता है, उज्जैन में मेला, वह क्षिप्रा नदी है उसके तट पर लगता है। कौन सा मेला? उज्जैन में कुंभ मेला उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला उज्जैन में लगता है तो वह क्षिप्रा नदी पे लगता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी पे लगता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ए ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संध्या क्या था? संध्या क्या था? भजन था, अखबार था, राजनीतिक दल था, धार्मिक स्थान था। तो संध्या क्या था आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो संध्या यह एक क्या था? तो यह एक अखबार था, उस समय प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1906 में प्रकाशित हुआ था। 1906 में प्रकाशित हुआ। यह कहाँ पे? तो ये पल्ली में प्रकाशित हुआ था। पल्ली, ठीक ना, पल्ली में प्रकाशित हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल का। चलिए आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें पूछ रहा है, विधान परिषद में पूछ रहा है कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 100 सदस्य, 110 सदस्य, 80 सदस्य, 104 सदस्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा है उसका द्विसदनीय
होता है विधानमंडल का निचला सदन होता है, ठीक ना। जो विधानमंडल होता है उसका निचला सदन होता है, उसमें क्या होता है 403 निर्वाचित सदस्य तथा एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत आंगल भारतीय होता सदस्य होता है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वह 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको यहाँ पे परिषद की बात कर रहा है, यहाँ पे परिषद की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 100 की बात कर रहा है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई, इसको आपको बताना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, जो भारतीय ध्वज संहिता है इसके बारे में भारतीय ध्वज के फहराने और प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं, ठीक ना। और यह भारत में कब प्रभावित लागू हुआ, तो यह कब हुआ था, तो आपको बताना है। तो यह 26 जनवरी 2002 में लागू हुआ था भारतीय ध्वज संहिता, ठीक ना। जो कि हमारे ध्वज को, भारत के झंडा जो है उसको फहराने और उसको प्रयोग करने के बारे में बात करता है, और ठीक ना। यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? जो हमारा राष्ट्रगान है वह संविधान में कब अपनाया गया था, आपको बताना। भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, जब यह अपनाया गया था, यह किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है जन गण मन। यह अब लोग याद रखिएगा, यह अपनाया गया था तो यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? सॉरी, यह 26 नहीं, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम। जो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, राम जनार्द सिंह और अमित शाह। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। इसमें जब 18वीं लोकसभा का अभी जब चुनाव होगा, लोकसभा का जब चुनाव होगा, कब होगा? 2024 में। तो यह 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा, ठीक ना, का चुनाव होगा। तो उसमें जो बनेगा अध्यक्ष, तो उसमें आगे अभी होगा, ठीक ना। तो इसमें जो 17वीं लोकसभा का चुनाव, तो इसमें कौन थे? तो ओम बिरला थे। कौन थे? ओम बिरला थे। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। यह 17वीं थी। कौन थी? सॉरी, 16वीं थी। यह 16वीं थी। आप लोग इनको याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन 17वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में अंतर राजकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का परिषद कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो इसमें से आपको बताना है। तो यह भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक ना, प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? यह आपको बताना है, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान न्यायवादी, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसमें से आपको बताना है भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें भारत का जो महान न्यायवादी होगा वह सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, जो कि भारत का महान न्यायवादी होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। वह जिला जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, मेरठ में, बुलंदशहर में, मथुरा में, बिजनौर में। तो वह जो शहर है जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो कौन सा शहर है? तो वह जो है कौन सा है? बिजनौर। कौन सा है? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिला से। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। गंडक है, चंबल है, बेतवा है, केन है। तो यमुना नदी की सहायक नदी पूछ रहा है तो कौन है, ठीक ना? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यमुना नदी की जो सहायक नदी है वह कौन कौन है आपको बताना है। यमुना नदी की जो सहायक नदी है गंडक है। कौन सी है? गंडक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें नहीं पूछा है, ठीक ना? यहाँ पे नहीं, ये गंडक नहीं है, ठीक ना? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा गंडक जो है यह नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल है सहायक नदी, केन है सहायक नदी, बेतवा है सहायक नदी। इसको आप लोग याद रखिएगा। केन, चंबल, केन, बेतवा ये जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जो गंडक है वह सहायक नदी नहीं है, ठीक ना? यह आप नहीं पूछा है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस, केटू, नंदा देवी, कमेंट्स। तो इसमें से जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो केटू है, ठीक है ना? केटू है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कटांगा, किम्बरले, कोलोरेडो, पेटागोनिया। तो वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वह कौन सा है? तो वह किम्बरले है, ठीक ना? कौन सा है? किम्बरले है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना? किम्बरले जो पठार है जिससे हम लोग किम्बरले भी कहते हैं, यह उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक पठारी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक पठारी क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुलंदशहर पठार का भाग नहीं है, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी। यह जो बुलंदशहर है यह बुलंद पठार का भाग नहीं है, ठीक ना? जो जिला है वह कौन सा नहीं है? तो वह मिर्जापुर है, ठीक ना? कौन सा? मिर्जापुर है, यह नहीं है, ठीक ना? और बुलंद पठार है वह 7 जिलों को मिलाकर बना है। जो बुलंद पठार है वह 7 जिलों को मिलकर बना है। इसमें ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन और यहाँ पे महोबा हुआ, बांदा हुआ, चित्रकूट हुआ, यह 7 जिले हैं जिसको मिलाकर बना है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा ये ऑप्शन सही है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग बेस कर देख रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।